हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के बारे में, और इसे ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 साइंटिस्ट ने मिलके इस पर्टिकुलर पाथवे का डिस्कवरी किया था। एम्बेरडॉन, मेयरहॉफ एंड परनास, तीनों साइंटिस्ट उन्हीं के नाम से ये जो पाथवे है इसको हम ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आज का जो कंटेंट रहेगा वो ये रहेगा। हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होता है। ओके, वेयर डज इट अकर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, कि ग्लाइकोलाइसिस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। एंड फोर्थ हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या हो रहा है, या फिर ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसका जो हमारे बॉडी के अंदर इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। सो ग्लाइकोलाइसिस इज़ द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज़ ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। जैसे कि हमें पता है हम लोग जो भी फूड पार्टिकल्स लेते हैं, मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फाइनली ब्रेक डाउन होकर एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और यही फाइनली हमारे सेल्स के अंदर इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो हम जो खाना खाते हैं हम लोग खाते क्यों हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, और ये जो पर्टिकुलर एनर्जी है वो इन सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इन्हीं में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं बॉन्ड को तोड़ने के बाद हमें वो एनर्जी मिलती है। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वही एनर्जी जो हम ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी ले रहे हैं, उसी का सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। हम जानते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन का, या जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है इसका सबसे पहला पार्ट है। सबसे पहले रेस्पिरेशन मैं थोड़ा ब्रीफली यहाँ पे बता देती हूँ कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे हम कुछ सबस्ट्रेट का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज या फिर फैटी एसिड्स। ओके, ये सारे कुछ सबस्ट्रेट होते हैं, इन्हीं का हम लोग यूज़ करते हैं, इन्हीं सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद हमें जो ATP मिलता है या NADH मिलता है, FADH2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उन्हीं को हम लोग अगेन एक साइक्लिक सिंथेसिस किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और फाइनली हमें ATP मिलने लगता है, और वही ATP हम जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होते हैं हमारे बॉडी में उनमें यूटिलाइज हो जाते हैं। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप है। तो हम लोगों को पता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज के पास टोटल 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इनमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है हम उनको आइदर ऑक्सीजन की मदद से कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर दें, जिसे कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं, या फिर इन बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन हो जाए लेकिन इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हो जाए। मतलब ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल का ग्लूकोज है जैसे कि C6H12O6, आइदर ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होके सब कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये कम्प्लीटली CO2 में कन्वर्ट ना होके कोई दूसरा मॉलिक्यूल बनाने लग जाए, जैसे कि लैक्टिक एसिड, जिस प्रोसेस को क्या फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। लैक्टिक एसिड हो सकता है ह्यूमन बॉडी में, या फिर फर्मेंटेशन अगर ईस्ट के बारे में हम बात करें तो इथेनॉल हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस होगा भले ही हमें लैक्टिक एसिड बनाना हो या फिर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके सारे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना हो, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन का जो कि डेफिनेटली हमेशा अकर होगा। ओके, आइदर मुझे इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन करना है या फिर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करना है, वो ग्लाइकोलाइसिस के बाद ही डिटरमाइन होगा। मतलब ग्लाइकोलाइसिस दोनों ही केस में एग्जीक्यूट होना ही होना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये एनएरोबिक प्रोसीजर है। ये हमें इसको करने के लिए हमें, या फिर इस प्रोसेस को अकर होने के लिए हमें कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारे साइटोसोल में होता है, इसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनेल की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो हमें साइटोसोल के अंदर ही देखने को मिलेगा। ये टोटल 10 स्टेप का प्रोसीजर होता है। 10 स्टेप में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ओके, उसके बाद
नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जैसे कि अब हमने देखा कि ग्लूकोज 6 कार्बन का बना हुआ होता है। तो जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा, इसमें टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, हमारे पास एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल मिलता है जिसका नाम है पायरुविक एसिड। ओके, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब हम ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीजर करते हैं तो हमें एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल मिलता है जिसका नाम होता है पायरुविक एसिड। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ग्लाइकोलाइसिस या फिर जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, उसके अंडर हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो सबस्ट्रेट है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, उसी का हम आइदर कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर रहे हैं या फिर इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन कर रहे हैं। मतलब इसके पास जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करके फाइनली CO2, H2O एंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन है तो। सो इसका पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के अंडर ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, इसको हम सबसे पहले 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में तोड़ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ पायरुविक एसिड ही नहीं मिलता, इसके साथ साथ हमें ATP, NADH एंड वाटर भी यहाँ पे एज ए बाई प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स के बारे में। ये जो डायग्राम यहाँ पे आपके सामने है, ये मैंने गूगल से लिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे जो 10 स्टेप्स दिए गए हैं, इसको सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। सो ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जो कि स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर स्टेप नंबर 3 आएगा, जिसमें कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट इसके फर्स्ट पोजीशन पे अटैच हो जाएगा और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट मॉलिक्यूल बनाएगा। इसके बाद ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट हो जाता है GLAP और ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट में, या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों जो स्टेप हैं, ये इंटर कन्वर्टेबल स्टेप हैं। और यहाँ से ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड ये सारे आगे के स्टेप में फॉरवर्ड होगा, मतलब ये आगे के स्टेप में कन्वर्ट होता हुआ जाएगा। और ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये भी आगे वाले स्टेप में कन्वर्ट होता हुआ चलेगा। मतलब हमें इसके बाद से 2 सेट ऑफ रिएक्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, GLAP कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, ये टोटल 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये जो DHAP है ये भी इसी सेम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और आगे चल के ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये भी 2 मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट मिलेगा, उसके बाद हमें मिलेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और फाइनली हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। सो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ग्लूकोज जो कि खुद एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो जैसे ही ब्रेक डाउन हो रहा है 2 मॉलिक्यूल का 3 कार्बन के एक कंपाउंड में फाइनली ये कन्वर्ट हो रहा है। तो टोटल अगर मैं बैलेंस करूँ यहाँ पे कार्बन का नंबर, तो यहाँ पे भी 6 कार्बन है और यहाँ पे भी 6 कार्बन है। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है। या फिर मैं अगर इसे ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूलर पायरुविक एसिड। ओके, तो इसमें आराम से आप देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड जो है ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे दोनों जगह प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों की जगह 6 कार्बन यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कुछ है जो कि हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इस 10 स्टेप रिएक्शन के अंदर। वो क्या है देखते हैं। सबसे पहला स्टेप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ATP का यूज़ हो रहा है। ओके, जैसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप जैसे ही ग्लूकोज के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, तभी हम लोग को एक ATP मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट हो रही है। उसी तरह से सेम टू सेम जब थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तब भी हमें ATP की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हम यहाँ पे ATP का यूज़ करके ये प्रोसेस को आगे कैरी आउट करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये 6 यहाँ पे जो रिएक्शन है, यहाँ पे ये वाला 6th रिएक्शन, ये 7, 8,
9 एंड 10। ओके, तो ये 7th रिएक्शन में आप देख सकते हैं 2 ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है एंड 10th स्टेप में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं ओवरऑल बोल सकती हूँ कि ये टोटल 10 स्टेप का जो रिएक्शन है इसमें मुझे 2 ATP मॉलिक्यूल खर्च करने पड़े। ओके, 2 ATP मुझे यूज़ करना पड़ा खुद से, लेकिन मुझे फाइनली कितने ATP मिल रहे हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर 7th स्टेप में 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे 10th स्टेप में भी 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ कि मुझे 4 ATP मिल रहे हैं, लेकिन मुझे नेट कितना ATP मिला, 4 ATP फॉर्मेशन हुआ है इस पर्टिकुलर स्टेप्स में, 2 ATP मैंने यहाँ पे कंज्यूम करा है, तो टोटल मुझे नेट गेन जो है वो 2 ATP का नेट गेन हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, बहुत सारे एंट्रेंसेस में भी आते हैं और आपके जो थियोरेटिकल एग्जाम्स हैं उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने 2 ATP मॉलिक्यूल का खर्च किया, मुझे टोटल 4 ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है और फाइनली नेट गेन हुआ है 2 ATP का। और क्या यहाँ पे मैंने गेन किया है इस पर्टिकुलर 10 स्टेप रिएक्शन में, और भी हम देख सकते हैं कि 2 NADH मॉलिक्यूल भी हमने यहाँ पे गेन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 6 जो है उसके अंडर 2 NAD का यहाँ पे यूज़ हुआ है, 2 NAD प्लस मॉलिक्यूल 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज़ करके यहाँ पे 2 NADH मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो 2 NADH मॉलिक्यूल है, आप सोच सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें 2 ATP का इस पर्टिकुलर रिएक्शन में गेन हुआ है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो ATP मॉलिक्यूल हमें पता है सेलुलर एनर्जी करेंसी हैं, ये डायरेक्टली एनर्जी की तरह यूज़ हो जाएंगे। लेकिन ये जो NADH मॉलिक्यूल है इसका फर्दर फंक्शन क्या है, हम कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो NADH मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका हम लोग फर्दर इसमें से भी ATP बना सकते हैं। ये कैसे ATP बना सकते हैं ये हम आगे चल के वीडियोज़ में डिस्कशन करते रहेंगे। ओके, सो फाइनली मुझे 2 ATP मॉलिक्यूल अभी मिल चुका है और यहाँ पे कुछ NADH मॉलिक्यूल्स मिले हैं। उसके साथ साथ ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है इसका और भी कई सारे सिग्निफिकेंस हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसमें आप देख सकते हैं बीच में 10 स्टेप्स आते हैं। तो ये जो 10 स्टेप है, 10 स्टेप के अंदर यहाँ पे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं आपको। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिल रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मिल रहा है, उसी तरह से फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इसी तरह से बहुत सारे मुझे प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं। सो ये सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में ही काम नहीं आता है, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये सेल के अंदर और भी कई सारे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंडर ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो मैं ये मान सकती हूँ कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो ना ही सिर्फ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, बल्कि ये और भी कई सारे रिएक्शंस होते हैं सेल के अंडर जिसमें कि इसका जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये सारे यूटिलाइज हो जाते हैं और मुझे और भी कई सारे बायोमॉलिक्यूल्स ये प्रोवाइड कर रहे होंगे। ओके, सो ये था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ये कहाँ पे अकर होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फर्दर वीडियोज़ में हम अगेन सेलुलर रेस्पिरेशंस के बारे में बात करते रहेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।